आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे और तैयारी भी सही दिशा में चल रही होगी। लगातार आपके कार्यक्रम आपके अपने चैनल आज़ाद MPPSC पर मिल रहे हैं, तो आपकी तैयारी भी सही दिशा में होनी चाहिए। जो भी कार्यक्रम आपके कैलेंडर के अनुसार दिए गए हैं वो सभी कार्यक्रम आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें से एक भी कार्यक्रम ऐसा नहीं होगा जो मिस हो। और अभी तक लगातार यदि आप देख रहे होंगे, साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिल रही है, इतिहास से संबंधित वीडियो आपको मिल गई है, भूगोल से संबंधित जानकारी आपको मिल गई है, राज व्यवस्था से संदर्भित जानकारी आपको मिल गई है, और जो भी आगे के फैक्ट बाकी हैं वो आपको निरंतर मिलते रहेंगे। तो करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आज हम शुरुआत करने वाले हैं चौरी चौरा कांड से। और चौरी चौरा कांड किस प्रकार, आप जानते हैं कि 99 वर्ष, इस कांड के 99 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 99 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 2022 में इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और उसी के उपलक्ष्य में आपने देखा होगा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा कांड के लिए, चौरी चौरा कांड का जो एक प्रकार से हम देखें कि जो उत्सव मनाया जा रहा है उससे संदर्भित प्रधानमंत्री ने स्वयं दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इसकी शुरुआत की थी। तो चौरी चौरा घटना कहां पर हुई थी, यह पूछा जा सकता है। प्रश्न बन सकता है कि चौरी चौरा की जो घटना है, आपकी जो चौरी चौरा की जो घटना है ये कहां से संदर्भित है। तो आपको बता दें कि चौरी चौरा की जो ये घटना है ये संबंधित है गोरखपुर से। कहाँ किससे संबंधित है? गोरखपुर से संबंधित है। और गोरखपुर कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है, जहाँ से जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी वहाँ से सांसद हुआ करते थे। तो गोरखपुर वहीं से संदर्भित है। आपको बता दें कि चौरी चौरा जो घटना हुई थी ये संपन्न हुई थी 4 फरवरी 1922 को। और जब 1922 को ये घटना हुई थी, 4 फरवरी 1922 को, तो उसी के बाद 12 फरवरी 1922 को जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन जो था, असहयोग आंदोलन, इसको वापस ले लिया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो था उसको वापस ले लिया गया था। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ तथ्य और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि वर्ष 2022 में इसकी 100वीं वर्षगांठ होगी, 100वीं वर्षगांठ होगी। तो इसीलिए इसका जो उत्सव प्रारंभ किया गया है ये 99वीं वर्षगांठ से शुरू किया गया है, जिससे ये क्रम लगातार 1 सालों तक चलता रहे। यह उत्सव लगातार 1 सालों तक चलता रहे। अब इसमें कुछ चीजें और आपस में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता का 75वां, यदि हम देखें 75वां स्वतंत्रता, जो हमारा स्वतंत्रता मिली है जो हमें, उसकी 75वीं वर्षगांठ यदि हम देखें तो ये भी हो रही है 15 अगस्त 2022 को। तो 2022 को इसकी 75वीं वर्षगांठ हो रही है। और आपको बता दें कि इसीलिए 2021 से ही इसको मनाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब 1 वर्षों तक इसको कंटिन्यू मनाया जाएगा। और ये 2021 में इसकी 74वीं वर्षगांठ होगी। और 74वीं से लेकर 75वीं तक लगातार 1 वर्षों तक यह उत्सव मनाया जाएगा। ये घोषणा भारतीय सरकार ने किया है कि जो भी इस तरह के राष्ट्रीय महत्व के उत्सव हैं वो लगातार 1 वर्षों तक मनाए जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने देखा कि ये गोरखपुर से संबंधित है। गोरखपुर है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और लखनऊ की जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। और आपको बता दें, जैसे ही लखनऊ का नाम आया तुरंत आपको याद आना चाहिए कि लखनऊ मेट्रो भी है। लखनऊ में जो मेट्रो है ये क्यों चर्चा में है इन दिनों? क्योंकि भारत की पहली मेट्रो बनी है जिन्होंने यूवी तकनीक से डिब्बों को शोधन किया है, डिब्बों को कीटाणु मुक्त बनाया है यूवी तकनीक के साथ। तो भारत की पहली मेट्रो है जो है लखनऊ मेट्रो। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं यूवी की, तो आपको बता दें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पाल कुर्टजन। ये जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले बताया था कि जो ओजोन जो परत है हमारी है उसमें जो छिद्र हो रहा है उसके कारण किस प्रकार से जो यूवी रेज हमारी पृथ्वी पर प्राप्त होगी, जिनमें विशेष रूप से जो आपकी यूवी रेज है, तो यूवी रेज जो पृथ्वी पर प्राप्त होगी उसके द्वारा किस प्रकार से मानव के लिए चुनौती होगी, किस प्रकार से पशु पक्षियों के लिए चुनौती होगी, इसके लिए जो सर्वप्रथम बताया था वो बताया था पाल कुर्टजन ने। और अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और आपको बता दें कि इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था रसायन के क्षेत्र में। तो रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार इनको वर्ष 1995 में मिला था। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात कर रहे थे लखनऊ की, हम बात कर रहे उत्तर प्रदेश की, बात कर रहे थे गोरखपुर की। तो जब गोरखपुर की बात करते हैं तो आपको बता दें कि यहां पर है रामगढ़ ताल।
रामगढ़ ताल यहाँ पे है। और आपको बता दें कि जो रामगढ़ ताल यहाँ पे है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पक्षी महोत्सव। रामगढ़ जो ताल है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पक्षी महोत्सव आपको आगामी समय में देखने को मिलेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि गोरखपुर में ही गिद्ध प्रजनन केंद्र और गिद्ध संरक्षण केंद्र भी बनाए गए हैं। ये दोनों भी गोरखपुर में बने हैं। और जब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश का पहला या भारत का पहला चमड़ा पार्क जो बनाया गया है, ये बनाया गया है कानपुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला चमड़ा पार्क कहां पे बना है, लेदर पार्क कहां पे बना है, कानपुर में बना है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मथुरा, बहुत ही प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण की नगरी कहा जाता है। मथुरा क्यों चर्चा में है? क्योंकि पेप्सिको ने अपना प्लांट लगाया है यहाँ पे। दूसरा कारण क्या है जो ये चर्चा में है, तो आपको बता दें 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो हमने जिसका नाम दिया है XP100, जो भारत ने 100 ऑक्टेन का पेट्रोल बनाया है, XP100 जिसका नाम दिया है, यह भी बनाया है मथुरा से। इसका भी जो एक प्लांट है, वो ऑयल रिफाइनरी है, वो मथुरा में है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी द्वारा XP100 नामक 100 ऑक्टेन का पेट्रोल बनाया गया है। ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक रामसर स्थल भी है जिसका नाम है कीथम। बात कर लेते हैं रामसर स्थल की, जो उत्तर प्रदेश में है रामसर स्थल, इसका नाम है कीथम। और आपने सुना होगा कीथम या सुर सरोवर, तो कीथम या सुर सरोवर ये रामसर स्थल अभी हाल ही में घोषित हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कौन से और रामसर स्थल घोषित किए गए थे? लोनार, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। इसके बाद सोकार ये आपका पड़ता है लद्दाख में, ये भी आपको पता होना चाहिए। सोकार के बाद आपका कांवर ताल पड़ता है, ये बिहार में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगला आपको पता होना चाहिए आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और आसन कंजर्वेशन जो रिजर्व है, इसके बारे में यदि हम बात करें तो ये उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड में पड़ता है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें कि विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया 2021 में, जो विश्व वेटलैंड दिवस मनाया गया है, विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस मनाया गया है, उसकी जो थीम थी वो थी वेटलैंड एंड वाटर। ये भी आपको पता होना चाहिए। यदि पूछा जाए कब मनाया गया, तो 2 फरवरी को मनाया गया। क्यों मनाया गया 2 फरवरी को? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको बता दें कि इस बार रामसर साइट्स की, रामसर समझौते की 50वीं वर्षगांठ हो रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामसर समझौते की 50वीं वर्षगांठ हो रही है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और आपको यह भी बता दें कि भारत सरकार ने, क्योंकि भारत में भी लगातार वेटलैंड की संख्या बढ़ रही है, तो भारत सरकार ने इसको देखते हुए भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो बनाया है वो चेन्नई में बनाया है। ठीक है, तो भारत का पहला वेटलैंड या आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र जो बनाया गया है वो चेन्नई में बनाया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतनी जानकारी इस प्रश्न से, इस टॉपिक से आपको है तो निश्चित रूप से आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला देख लेते हैं। इसरो ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि वह एक मिशन भेजेगा, एक उपग्रह लॉन्च करेगा जो छात्रों द्वारा बनाया गया उपग्रह है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो छात्रों ने बनाया है उस उपग्रह का नाम क्या है। तो यदि हम बात करें उस उपग्रह का नाम क्या है, तो इसका नाम है श्री शक्ति सैट। तो श्री शक्ति सैट ये उपग्रह का नाम है जो छात्रों द्वारा बनाया गया है। 500 ग्राम का इसका वजन है और इसको इसरो प्रक्षेपित करेगा। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको बनाया किसने है, तो आपको बता दें श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करके एक संस्थान है, एक कॉलेज है, जिसके छात्रों द्वारा श्री शक्ति सैट नामक उपग्रह को बनाया गया है। बहुत ही हल्का है, 500 ग्राम है और इसको प्रक्षेपित करेगा इसरो किसके द्वारा? PSLV C-51
PSLV C-51 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया जाएगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब इसरो की बात हो रही है तो इसरो से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। के सिवन इसके प्रमुख हैं। ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। के सिवन इसके प्रमुख हैं। ये बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता दें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु में जो इसकी स्थापना किया गया था विक्रम अम्बला साराभाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये भी जानकारी आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें कि इसरो ने नेत्र नामक स्पेस अवेयरनेस सेंटर खोला है। कहां पर? पीनिया में। और पीनिया कहां पे है यदि हम बात करें तो ये बेंगलुरु में है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नेत्र नामक स्पेस अवेयरनेस सेंटर पीनिया नामक स्थान पर खोला गया है जो बेंगलुरु में है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो ये छात्रों की सैटेलाइट थी इसको जो भेजा जा रहा था वो PSLV C-51 के द्वारा भेजा जा रहा था। तो आपको बता दें कि इस समय कई सारे रॉकेट चर्चा में हैं जो अंतरिक्ष मिशनों के लिए प्रयोग में आगे लाए जाएंगे। जैसे एक है अंगारा A5। ये किसका है? ये रसिया का रॉकेट है, रूस का नया रॉकेट है अंगारा A5। इसके बाद रसिया का पुराना रॉकेट है सोयूज, आप सबको पता होगा, बहुत बार मैंने बताया है। और सोयूज के बाद जो नासा का नया रॉकेट है जिसको बोलते हैं स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये नासा का नया रॉकेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद नासा पहले कौन सा प्रयोग करता था? एटलस नामक रॉकेट का प्रयोग नासा पहले करता था। और आपने देखा था कि लॉन्ग मार्च नामक जो रॉकेट होता है, वर्तमान समय में लॉन्ग मार्च 8 चल रहा है, इसका प्रयोग करता है चीन। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद मैंने बताया था स्पेस एक्स के रॉकेट का जिसका नाम था फॉल्कन 9 वर्तमान समय में चल रहा है स्पेस एक्स द्वारा। तो ये कुछ रॉकेट हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो इसरो है एक तो हमारा भेज रहा है बच्चों के जो सैटेलाइट हैं उसको भेज रहा है, और ब्राजील का भी एक सैटेलाइट भेज रहा है जिसका नाम है अमेजोनिया। तो अमेजोनिया 1 नामक सैटेलाइट को भी भेज रहा है जो ब्राजील का सैटेलाइट है, ये आपको पता होना चाहिए। और हमारा इसरो शुक्रयान मिशन करेगा 2025 में, किसके साथ मिलकर करेगा? फ्रांस की स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर करेगा जिसका नाम है CNES। ये फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसके साथ मिलकर शुक्रयान 2025 में हम करने जा रहे हैं। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो इस सप्ताह में प्रकाशित हुई हैं, जो इस सप्ताह में चर्चा में आई हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे पहला आपका आता है, आप नोट कर लीजिएगा, सौमित्रा चटर्जी, ये लाइफ इन सिनेमा थिएटर एंड पोएट्री। सौमित्रा चटर्जी, ये लाइफ इन सिनेमा थिएटर एंड पोएट्री, ये जो पुस्तक है इसको लिखा है अर्जुन सेन गुप्ता ने। महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो सौमित्रा चटर्जी थे ये बंगाली सिनेमा के एक महत्वपूर्ण अभिनेता थे। इसके बाद आया है रेस विद मी। और रेस विद मी जो पुस्तक है इसको लिखा है आंद्रे डी ग्रासे। ठीक है। दूसरा जो पुस्तक है वो है ईयर बुक जो पुस्तक है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है सेठ रोगन ने इसको लिखा है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बहुत ही विवादित पुस्तक रही है बाई मेनी, ये हैप्पी एक्सीडेंट, ये लिखा है हामिद अंसारी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं जो आपको पता होना चाहिए और याद होना चाहिए। सप्ताह भर में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें थी उसकी चर्चा मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। सबसे पहले बात करते हैं यूएई की। यूएई की बात क्यों करते हैं? कि यूएई ने अभी हाल ही में घोषणा किया है कि जो यूएई में रहने वाले चुनिंदा विदेशी हैं, मतलब जो
जो विदेशी यूएई में रह रहे हैं उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों को यूएई अपने यहाँ की नागरिकता देगा और ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है उन नागरिकों की भी। तो यूएई की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं यूएई, इसकी राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी। यदि हम बात करें मुद्रा की तो दिरहम यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप जानते हैं पिछले दिनों यूएई क्यों चर्चा में था? पहला तो इनका होप प्रोब मिशन था, मंगल मिशन, इसलिए ये चर्चा में थे, होप प्रोब मिशन। दूसरा, इन्होंने जो है पहला न्यूक्लियर, अरब देशों का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था बराक। और ये लगाया कहाँ गया था? ये लगाया गया था अबू धाबी में, ठीक है। दूसरा, गल्फ देशों का, खाड़ी देशों का पहला जो आप जानते हैं कोयला संयंत्र, पहला कोयला संयंत्र जो लगाया गया इसका नाम है हयस हसन। तो हसन नामक जो प्रोजेक्ट है ये यूएई का पहला कोयला संयंत्र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है वो बराक नाम का है, पहला कोयला संयंत्र जो लगा है वो हसन नाम का है। ये दोनों आपको यूएई के संदर्भ में पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं आदि महोत्सव की। इस समय आदि महोत्सव चल रहा है, तो आदि महोत्सव पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात, आदि महोत्सव जो है किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो आपको बता दें, ट्राइफेड एक संस्था है, ट्राइफेड के द्वारा आदि महोत्सव आयोजित किया जाता है। और इसका उद्देश्य होता है कि जो जनजातियां हमारी हैं, जनजातियों द्वारा जो हस्तशिल्प बनाए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी होती है, उनको बाजार उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किसके द्वारा की गई है? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा की गई है। और आपको यह भी बता दें कि उपराष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत तो किया है, लेकिन इसमें किस पर फोकस किया गया है? तो मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति पर इस पे फोकस है। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति में इस बार के आदि महोत्सव में फोकस किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्या प्रश्न बन सकता है? अगला है, भारत का पहला जेंडर डेटा हब कहां पे बन रहा है? भारत का पहला जेंडर डेटा हब ये कहां पे बन रहा है? अब बात आती है भारत के पहले जेंडर डेटा हब की, तो ये बन रहा है केरल में, ठीक है, केरल में बन रहा है। तो इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य मैं आपको बता देता हूं। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बन रहा है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहां पे बन रहा है, तो इसका भी जवाब होगा केरल। तो भारत का पहला जेंडर पार्क, भारत का पहला जेंडर डेटा हब, ये दोनों बन रहे हैं केरल में। और यदि हम बात करें जेंडर पार्क की, तो ये बन रहा है कोझिकोड में, ठीक है, कोझिकोड में ये बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्थान जैसे है पलक्कड़, पलक्कड़ स्थान है। पलक्कड़ में क्या है? पलक्कड़ में पहला मेगा फूड पार्क बन रहा है, पहला मेगा फूड पार्क बन रहा है ये पलक्कड़ में, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है अल्लापूझा। अल्लापूझा एक स्थान है, ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि अल्लापूझा जो स्थान है यहाँ पर भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बन रहा है। क्या? भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम बन रहा है अल्लापूझा में, केरल में। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केरल की यदि हम बात करते हैं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कप्पड़ बीच। कप्पड़ बीच क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था, इसलिए कप्पड़ बीच चर्चा में था। तो पूछा जा सकता है कि कप्पड़ बीच कहां पर पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है केरल में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन्होंने एक योजना चलाई है जिसका नाम है वन स्कूल वन IAS। वन स्कूल वन IAS एक योजना है जिसके अंतर्गत सिविल सेवा UPSC की तैयारी करने वाले छात्रों को ये निःशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। योजना का नाम है वन स्कूल वन IAS योजना और ये केरल सरकार की योजना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आप जानते होंगे केरल है, महाराष्ट्र है, ये दो राज्य हैं जहां पे कोविड-19 के मामले
कम होते नजर नहीं आ रहे हैं और इनको मॉनिटर करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है, एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स आया था जिसमें केरल आपका जो है ये टॉप पर था, ये भी पता होना चाहिए कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों की सूची में केरल टॉप पर है। और पिछले दिनों मैंने बताया था कि भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रो जो फेरी सर्विस है, भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रो फेरी सर्विस जो है, इसकी शुरुआत भी केरल में की गई थी, ये भी पिछले दिनों मैंने बताया था। और यह भी बताया था कि मछुआरों के लिए इन्होंने एक योजना शुरू किया है जिसका नाम है परिवर्तनम। तो परिवर्तनम नामक योजना जो मछुआरों के लिए है, ये केरल द्वारा शुरू की गई है। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। और आपको बता दें कुछ त्योहारों के बारे में जो हाल ही में मनाए गए हैं केरल में, जैसे एक है मकर बिलक्कू। तो मकर बिलक्कू जो त्योहार है ये हाल ही में मनाया गया। कहाँ पे मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। यदि हम पूछ लें कि सबरीमाला जो मंदिर है किस भगवान से संबंधित है, तो ये भगवान अयप्पा का मंदिर कहा जाता है। तो भगवान अयप्पा का जो मंदिर है सबरीमाला, वहां पर मकर बिलक्कू त्योहार उत्सव मनाया गया। यहाँ पे अट्टुकल पोंगल भी मनाया जाता है, केरल में ही अट्टुकल पोंगल का भी त्योहार मनाया जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछ लें सिर्फ पोंगल का त्योहार, तो ये तमिलनाडु में हो जाता है। ठीक है, अट्टुकल पोंगल हुआ तो केरल में हुआ, केवल पोंगल की बात करते हैं तो ये इसका उत्तर तमिलनाडु हो जाएगा। और यहाँ पे त्रिशूरपुरम नामक भी त्योहार मनाया जाता है। त्रिशूरपुरम हो गया। ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है, ये आपको नहीं भूलना है। और यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है बेम्बनाद। बेम्बनाद जो झील है भारत की सबसे लंबी झील है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक और झील यहाँ पे है जिसको बोलते हैं अष्टामुदी। तो अष्टामुदी और बेम्बनाद ये दो प्रमुख झीलें केरल से संबंधित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको बता दें अभी हाल ही में हुआ था सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी, और इसको जीता था तमिलनाडु ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी यदि है तो निश्चित रूप से आप बेहतर कर पाएंगे और पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला एक चर्चा में है ड्रोन, जिसका नाम है RAVNX। रावण एक्स नामक एक ड्रोन है जो चर्चा में है, और ये सबसे बड़ा ड्रोन है जो अर्थ ऑर्बिट में भी जो अर्थ ऑर्बिट है, हमारा लोअर अर्थ ऑर्बिट है, वहां तक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा ड्रोन कौन सा है, तो आपको टिक करना है रावण एक्स। यदि आपसे यह पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ड्रोन है जो लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है, तो उसको भी आपको बताना है रावण एक्स। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगली बात आती है एक्रामा क्षेत्र। एक एरिया इन दिनों चर्चा में है, आपसे सीधा नाम दे के पूछ लिया जा सकता है कि एक्रामा क्षेत्र कहां से संदर्भित है, किस राज्य में पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये जो एक्रामा क्षेत्र है ये पड़ता है भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर आप जानते हैं उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, तो एक्रामा क्षेत्र चर्चा में क्यों है? अभी हाल ही में संसद में जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने एक मांग किया था केंद्र सरकार से कि ये जो एरिया है एक्रामा क्षेत्र, इसके विस्तृत वैज्ञानिक खुदाई के लिए अपील किया था केंद्र सरकार से। तो इसमें खुदाई कराना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि इसका जो संबंध है ये सोमवंशी राजाओं से है, सोमवंशी राजाओं से इसका संबंध है, और उसी इतिहास को खंगालने के लिए इनकी मांग है कि यहाँ पे विस्तृत खुदाई, वैज्ञानिक खुदाई होनी चाहिए। ठीक है, तो मांग किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं। बात हो रही है उड़ीसा की, तो आपको बता दें हमारी भारतीय हॉकी है जिसको प्रायोजित करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। उड़ीसा में ही एक स्थान पड़ता है राउरकेला। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का सबसे बड़ा जो हॉकी स्टेडियम है वो भारत में राउरकेला में बन रहा है। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहां पे एक है बिंदु सागर झील।
बिंदुसागर झील भी यहीं पर है। और बिंदुसागर झील के लिए अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य सरकार ने एक अभियान भी शुरू किया था लोगों को जोड़ने का। तो यह भी पूछा जा सकता है कि बिंदुसागर झील कहां पर है, जिसके सफाई के लिए उड़ीसा राज्य सरकार प्रयास कर रही है। आपको पता होगा जब ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीजों को दिया गया तो उड़ीसा का भी एक बीज था जिसका नाम था गोल्डन बीज। तो गोल्डन बीज आपको पता होना चाहिए उड़ीसा का। इसके बाद यहाँ पे एक बीज पड़ता है चंद्रभागा बीज। चंद्रभागा बीज भी आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों उड़ीसा में पड़ते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी यहाँ पर है। गाहिरमाथा नामक एक स्थान है, तटीय क्षेत्र भी है, गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी भी है। तो गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी हो गया गाहिरमाथा। दूसरा ऋषिकुल्या नदी का मुहाना, ऋषिकुल्या, तो ऋषिकुल्या नदी का मुहाना या गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी, ये जो दोनों स्थान हैं ये ओलिड रिडले कछुओं के प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान भारत में हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ओलिड रिडले जो कछुए हैं, जो कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है, उनका जो प्रजनन स्थल है भारत में वो है गाहिरमाथा और ऋषिकुल्या नदी का मुहाना। और ये दोनों के दोनों क्षेत्र आपके उड़ीसा में पड़ते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यह भी जानकारी होना चाहिए कि भारत सरकार ने हाल ही में मरीन टर्टल के लिए एक राष्ट्रीय एक्शन प्लान की भी घोषणा की है। तो राष्ट्रीय एक्शन प्लान जो मरीन टर्टल के लिए है उसमें भी आपका ये जिस गाहिरमाथा और ऋषिकुल्या में जिनका प्रजनन स्थल है ये ओलिड रिडले कछुए इसमें शामिल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और शहरी शासन सूचकांक आया था कुछ दिनों पूर्व। शहरी शासन सूचकांक में जो राज्य प्रथम स्थान पे था वो आपका राज्य है उड़ीसा। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मिशन भागीरथ। मिशन भागीरथ, मिशन भागीरथ। और ये मिशन भागीरथ क्या है कि कुछ दिनों पूर्व में यदि हम देखें तो हरियाणा राज्य सरकार ने ये शुरू किया था इस तरह की योजना, अब शुरू किया है तेलंगाना ने। ये क्या है मिशन भागीरथ? मिशन भागीरथ में क्या है कि जो संबंधित राज्य सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं, वो करती हैं कि जिस प्रकार जैसे पेयजल होता है तो ये क्या करती हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो आपके बोतलों में बिकता है तो उसको बेचती हैं राज्य सरकारों द्वारा। राज्य सरकारों द्वारा इसको बेचा जाता है और ये जो टैग दिया जाता है उसका दिया जाता है मिशन भागीरथी। ये तेलंगाना का टैग है। इससे पहले हरियाणा ने भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई थी। हरियाणा राज्य सरकार ने भी अपने राज्य का एक अलग पेयजल ब्रांड निकाला था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो जुड़ता है आपका वो जुड़ता है वनस्पति संग्रह से। आप जानते हैं कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है, विशेषकर शिवालिक का जो क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की वृक्षों की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें से सरकार ने 210 ऐसी प्रजातियों को चिन्हित किया है जो औषधीय प्रकार की हैं, जो लगातार विलुप्त हो रही हैं। तो इनके संरक्षण के लिए, इनके एक प्रकार से यदि हम देखें इनकी जानकारी एकत्र करने के लिए एक वनस्पति संग्रह की स्थापना की गई है। वनस्पति संग्रह की स्थापना की गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। ये आपको पता होना चाहिए कि 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण के लिए वनस्पति संग्रह उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अब उत्तराखंड ने शुरू किया है तो क्या आपको पता है उत्तराखंड में हाई कोर्ट कहां पे है? नैनीताल में इनका हाई कोर्ट है। और आप जानते हैं नैनीताल पिछले दिनों चर्चा में था। क्यों? क्योंकि यहां पे पड़ता है हल्द्वानी। और हल्द्वानी में क्यों चर्चा में था? क्योंकि भारत का पहला रामायण पार्क जो है ये हल्द्वानी में बनाया गया था, रामायण पार्क। इसके अतिरिक्त और क्यों चर्चा में था? आप जानते हैं पॉलिनेटर पार्क भी नैनीताल में बनाया गया है। पॉलिनेटर पार्क भी भारत का पहला नैनीताल में बनाया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क जो बनाया गया था वो भी मुंशियारी में बनाया गया था, ये भी यहीं से संबंधित है। लाइकेन पार्क के बाद जो पहला मॉस गार्डन बनाया गया था, ये भी मॉस पार्क जो बनाया गया था ये भी नैनीताल से संबंधित है। तो हल्द्वानी में भारत का पहला रामायण पार्क, इसके बाद आपका पॉलिनेटर पार्क, इसके बाद आपका लाइकेन पार्क मुंशियारी में, इसके बाद मॉस पार्क जो है ये नैनीताल में। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से होनी चाहिए। और आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून। और देहरादून की जब हम बात करते हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो पेयजल उपलब्ध कराया जाता है वो 2 डैम से उपलब्ध कराया जाता है। एक है सोंग डैम,
एक है सोंग डैम और दूसरा सूर्यधर झील जो अभी हाल ही में बनी है। तो सूर्यधर झील और सोंग डैम से देहरादून नगर को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। और भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जिसने मनरेगा के अंतर्गत जो रोजगार मिलता था उसको 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। मतलब यदि आप उत्तराखंड से संबंधित हैं तो आपको 150 दिन के रोजगार की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना चल रही है, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, और एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना भी उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक, अगला बिंदु देखते हैं। अगला टॉपिक है घर घर पानी घर घर सफाई। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, एक मिशन शुरू किया गया है, हर घर पानी हर घर सफाई। ये जो मिशन शुरू किया गया है ये पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, पंजाब सरकार द्वारा ये मिशन शुरू किया गया है और आपको पता होना चाहिए हर घर पानी हर घर सफाई मिशन पंजाब राज्य सरकार का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं एरो इंडिया की, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने हैं। तो एरो इंडिया 3 दिवसीय सम्मेलन था, 3 दिवसीय एक प्रकार से देखें उत्सव था, जिसका आयोजन कर्नाटक में किया गया था। एरो इंडिया 2021 3 दिवसीय उत्सव था जो अब समाप्त हो चुका है। इसकी शुरुआत कर्नाटक में की गई थी। कर्नाटक के कहाँ, यहीं पे हर बार होता है। यहाँ पे एक स्टेशन है एलहंका। एलहंका जो स्टेशन है ये आपका एयरफोर्स का स्टेशन है एलहंका बेंगलुरु में, जहां पर इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें होता क्या है कि हम अपने जो हमारे हथियार होते हैं, वायुसेना से जुड़े हुए जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं, उनकी एक प्रकार से हम प्रदर्शनी लगाते हैं, उनकी कार्यक्षमता को हम प्रदर्शित करते हैं, इसलिए एरो इंडिया मनाया जाता है। एरो इंडिया का जो सम्मेलन होता है, एरो इंडिया का जो त्यौहार होता है, वो प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और आपको पता होना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो एलहंका है ये है बेंगलुरु में, और बेंगलुरु में ही आपको बता दें कि एक रेल फैक्ट्री है। कौन सी, यहाँ पे क्या बनते हैं, रेल व्हील फैक्ट्री, रेल व्हील फैक्ट्री। और इस रेल व्हील फैक्ट्री की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने 40 लाख पहिए बनाकर दे दिए, 40 लाख पहिए बनाकर दे दिए हैं रेल व्हील फैक्ट्री जो आपके बेंगलुरु में है, इसलिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, पता होना चाहिए। तो एरो इंडिया का आयोजन कहां पे किया गया, कर्नाटक के बेंगलुरु में एलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया, इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मानव दुग्ध बैंक की। मानव दुग्ध बैंक का जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत पहले से चर्चा में है और बहुत पहले से इसमें कार्यक्रम भी हो रहे हैं, बहुत पहले से ये संस्थान स्थापित भी किए जा रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में केरल में मानव दुग्ध बैंक स्थापित किया गया और केरल के एर्नाकुलम नामक स्थान पर मानव दुग्ध बैंक स्थापित किया गया। मानव दुग्ध बैंक का मतलब होता है कि जो माता का जो दुग्ध होता है, स्तनपान जो माताएं कराती हैं, तो उनके दुग्ध को, क्योंकि जानते हैं कि बच्चों को आवश्यकता होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उस दुग्ध की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो नवजात शिशुओं के लिए आवश्यक होते हैं। तो नवजात शिशु कोई भी इससे वंचित ना रह जाए, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है वो लाया गया, जिसकी शुरुआत यदि हम देखें तो भारत में बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन केरल राज्य में जो पहला खोला गया है मानव दुग्ध बैंक, वो एर्नाकुलम में खोला गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आपका है समुद्री शैवालों से संबंधित। अभी आप सुनते होंगे कि भारत में जो समुद्री शैवाल पार्क है, भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क, नोट कर लीजिएगा, भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु में खोजा जाएगा और इसकी घोषणा बजट में हुई है। तो ये महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहां पे खोला जाएगा,
तमिलनाडु में खोला जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि इसी बजट में घोषणा की गई है कि 2023 तक हम जो हमारा रेलवे का विद्युतीकरण का लक्ष्य है उसको हम प्राप्त कर लेंगे। 2023 तक 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, इसकी भी घोषणा बजट में की गई। इसके साथ साथ बजट में यह भी बताया गया कि आने वाले 3 वर्षों में 7 नए क्षेत्रों में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, ये भी घोषणा बजट में की गई है। तो ये 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं बजट के लिए आज की कक्षा में थी, इनको आपको नोट करना है, पता होना चाहिए। अब एक जानकारी और आपको होना चाहिए कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहां पे खोला गया है। तो भारत का पहला जो एम्प्यूटी क्लिनिक है ये आपका चंडीगढ़ में खोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक कहां पे खोला गया, चंडीगढ़ में खोला गया, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अभी हाल ही में घोषणा हुई है कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, वो है अंडमान निकोबार, जो 100% मतलब कोविड-19 मुक्त हो गया है। 100% कोविड-19 मुक्त होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है अंडमान निकोबार, ये आपको पता होना चाहिए। अब अंडमान निकोबार बना है तो यहां से संदर्भित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे यहां पे क्या पूछा जा सकता है, यहां पे 3 द्वीप थे जिनका नाम पूर्व में बदला गया था। एक द्वीप का था नील द्वीप, फिर नील द्वीप के बाद दूसरा था रॉस द्वीप, रॉस द्वीप के बाद दूसरा था हैवलॉक द्वीप। 3 द्वीप थे जिनका नाम बदला गया था, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब नील द्वीप था, नील द्वीप का जो नया नाम था वो था शहीद द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। रॉस द्वीप का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, तो रॉस का नाम बोस द्वीप के नाम पे रखा गया। हैवलॉक जो द्वीप था इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे याद रख सकते हो कि नील द्वीप जो था, नील द्वीप उसका नाम शहीद द्वीप, रॉस द्वीप जो था उसका नाम हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और जो हैवलॉक द्वीप था उसका नाम हो गया स्वराज द्वीप। ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी जानकारी आज के लिए पर्याप्त है, लेकिन लास्ट में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न है एस्थरोस, ASTHROS, एस्थ्रोस मिशन ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एस्थ्रोस मिशन नासा का एक मिशन है और इसके द्वारा नासा जो है वो गुब्बारों के प्रयोग के द्वारा अंतरिक्ष पर शोध करने वाला है। मतलब इस मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में शोध किया जाएगा और गुब्बारों के प्रयोग से शोध किया जाएगा, और ये जो मिशन है ये नासा का मिशन है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ चीज़ें स्पष्ट होंगी, और इसी तरह से आपको लगे रहना है। आपके जो कार्यक्रम घोषित किए गए हैं वो आपको निरंतर मिलते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको उसी क्रम में तैयारी करनी है। और जल्द ही आपकी जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर का डिस्कशन है वो भी प्रारंभ हो जाएगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।